सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय न लगाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा क्लास 7वां है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जीके का क्लास 7 है, इससे पहले 6 क्लास हो चुका है। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आज के क्लास में पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किस वर्ष वाटसन और क्रिक ने डीएनए संरचना की खोज की। ठीक है, आपको बताना है कि किस वर्ष जो है वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है 1935, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1953, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1957 और ऑप्शन नंबर डी में दिया 1975। तो चलिए जल्दी से सभी बच्चे लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए कि किस वर्ष वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी बच्चों का आंसर राइट है। 1953 में जो है वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नई दिल्ली, बी में दिया है पटना, सी में दिया है गोरखपुर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पुणे। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि भारत में जो है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। वेरी गुड, तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका राइट आंसर है भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो गोरखपुर में है। ठीक है, कहाँ है, गोरखपुर में है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि केरल में स्थित कोलम रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का कितना स्थान है भारत में, तो दूसरा, और तीसरा स्थान पे कौन है, तो खड़गपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, सबसे लंबा तीसरा स्थान पे कौन सा है, रेलवे जो है खड़गपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि इजराइल की मुद्रा क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है यूरो, बी में दिया है सेकेल, सी में दिया है क्रोन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पेसो। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि इजराइल की जो मुद्रा है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सेकेल। इजराइल की मुद्रा क्या है, सेकेल। अब बात करें यूरो, तो ये यूरोपियन यूनियन की, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के देशों की संयुक्त मुद्रा है यूरो। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की संयुक्त मुद्रा है यूरो। बात करें क्रोन, तो ये डेनमार्क की मुद्रा है। कहाँ की है, डेनमार्क की। और बात करें पेसो, तो पेसो फिलीपींस की है। ठीक है, फिलीपींस की है, फिलीपींस की है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी बच्चों से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जकार्ता इसकी राजधानी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जकार्ता जो है किसकी राजधानी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंडोनेशिया, बी में दिया है इटली, सी में दिया है सिंगापुर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ईरान। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि जकार्ता किसकी राजधानी है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका राइट आंसर है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो जकार्ता है। आप बात करें इटली, तो इटली की राजधानी क्या है, रोम है। क्या है इटली की राजधानी, इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, सिंगापुर, तो सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। बात करें ईरान, तो ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे। मतलब आपको बताना है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हैदराबाद, सी में दिया है जयपुर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लखनऊ। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका राइट आंसर है प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1951 में। ठीक है, 1951 में दिल्ली में हुआ था। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र के लिए दिया गया। ठीक है, आपको बताना है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था। ऑप्शन ए में दिया है शांति, बी में दिया भौतिक शास्त्र, सी में दिया अर्थशास्त्र और ऑप्शन नंबर डी में दिया है चिकित्सा शास्त्र। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र के लिए दिया गया। वेरी गुड, तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ना उनका राइट आंसर है। तो अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और कब दिया गया था, तो 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश था। मतलब है कि रेशम का जो उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा था। ऑप्शन ए में दिया है भारत, बी में दिया है चीन, सी में दिया है इंग्लैंड और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जापान। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन था। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका राइट आंसर है रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन सा था, तो हमारा चीन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि गोदान किसने लिखी थी। आपको बताना है कि गोदान पुस्तक जो है किसने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रेमचंद, बी में दिया है विनोबा भावे, सी में दिया है निराला और ऑप्शन नंबर डी में दिया है विष्णु प्रभाकर। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि गोदान किसने लिखी थी। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है हमारा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने गोदान को लिखा था। और मुंशी प्रेमचंद जी को क्या बोला जाता है, तो हिंदी साहित्य में कथा के सम्राट के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है माई ट्रूथ किसने लिखी थी। ठीक है, आपको बताना है कि माई ट्रूथ किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ए में दिया मोरारजी देसाई, बी में दिया इंदिरा गांधी, सी में दिया नेहरू जी और ऑप्शन नंबर डी में महात्मा गांधी। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि माई ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी थी। वेरी गुड, तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना उनका राइट आंसर है माई ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी थी, तो इंदिरा गांधी जी ने लिखी थी। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि 2 अक्टूबर का महत्व इस कारण है। ठीक है, आपको बताना है कि 2 अक्टूबर का महत्व किस कारण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शिक्षक दिवस, बी में दिया है विश्व पर्यावरण दिवस, सी में दिया है शहीद दिवस और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लाल बहादुर शास्त्री जयंती। ठीक है, तो आपको
बताना है कि 2 अक्टूबर का महत्व किस कारण है। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जयंती के कारण इसका महत्व है। और यहाँ पर एक और महत्व है 2 अक्टूबर का, तो क्या है यहाँ पे महात्मा गांधी जयंती भी मनाते हैं ना, गांधी जयंती भी मनाते हैं हम लोग 2 अक्टूबर को। और इसी 2 अक्टूबर को जो है ना संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी घोषित किया गया है। क्या घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर के को ही घोषित किया गया है, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस इस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 9 जनवरी, बी में दिया 10 फरवरी, सी में दिया 8 मार्च और ऑप्शन नंबर डी में दिया 1 अप्रैल। तो चलिए सभी बच्चे इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। वेरी गुड, तो जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है ना उनका राइट आंसर है 9 जनवरी को जो है ना प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे भारत, तो 2003 से, ठीक है, इसी स्मृति में 2003 से 9 जनवरी को क्या मनाया जा रहा है, तो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ, ठीक है। आपको बताना है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया 1962, बी में दिया 1972, सी में दिया 1982 और ऑप्शन नंबर डी में दिया 2000 ईस्वी। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका राइट आंसर 1962 में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो किसके अध्यक्षता में? तो महान अंतरिक्ष विज्ञानी साराभाई, ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में 1962 में अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्र कैलेंडर प्रारंभ होता है, ठीक है। आपको बताना है कि राष्ट्र कैलेंडर कब प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 1 चैत्र, बी में दिया 1 वैशाख से, सी में दिया 1 आषाढ़ से और ऑप्शन नंबर डी में दिया 1 माघ से। तो चलिए सभी बच्चे बताइए कि राष्ट्र कैलेंडर कब प्रारंभ होता है। वेरी गुड, तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि 1 चैत्र उनका राइट आंसर है। तो राष्ट्र कैलेंडर जो है हमारा वो शक संबंध पर आधारित है, ठीक है, हमारा राष्ट्र कैलेंडर शक संबंध पर आधारित है और जो इसका प्रारंभ है, ठीक है, प्रारंभ क्या होता है? चैत से होता है, ठीक है, पहला महीना चैत से शुरू होता है, ठीक है, और अंतिम माह कौन सा होता है? तो फाल्गुन होता है, ठीक है, अंतिम माह कौन सा होता है? तो फाल्गुन होता है, ठीक है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गंगा, बी में दिया मिसूरी, सी में दिया अमेजन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नील। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए लाइव चैट में कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। वेरी गुड, तो जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका राइट आंसर है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, ठीक है। तो सभी को यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि काली क्रांति का संबंध इससे है, ठीक है। आपको बताना है कि काली क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अंडे, बी में दिया है पेट्रोलियम उत्पादन, सी में दिया है उर्वरक और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मछली उत्पादन। तो चलिए सभी बच्चे इसका जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए कि काली क्रांति का संबंध इससे है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है उनका राइट आंसर है पेट्रोलियम उत्पादन, ठीक है। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा पेट्रोलियम उत्पादन से, ठीक है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यह न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक है। आपको बताना है कि कौन सा जो है न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है बिहार, बी में दिया राजस्थान, सी में दिया झारखंड और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मिजोरम। तो चलिए बच्चे सभी बताइए इसका आंसर लाइव चैट में कि कौन सा जो है न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों में से नहीं है।
तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है मिजोरम जो है हमारा न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों में से नहीं है। ठीक है, मिजोरम की साक्षरता दर कितनी है? तो मिजोरम की हमारे 91.3%। ठीक है, 91.3% साक्षरता दर है। बात करें बिहार, झारखंड, राजस्थान, तो ये सभी जो है साक्षरता न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य में आते हैं। ये 3 हुआ और एक चौथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जिसमें सबसे कम साक्षरता दर किसका है? तो हमारे बिहार का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे लंबा समुद्र तट इस शहर में है। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चेन्नई, बी में दिया है मुंबई, सी में दिया है त्रिवेंद्रम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोलकाता। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में जो है चेन्नई शहर में सबसे लंबा समुद्र तट है। तो चेन्नई में कौन सा समुद्र तट? तो मरीना समुद्र तट। ठीक है, मरीना समुद्र तट। ठीक है, मरीना समुद्र तट जो है चेन्नई में स्थित भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि वीर सावरकर, ठीक है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। ठीक है, आपको बताना है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है, मतलब कहाँ पर है इन चारों जगहों में से। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गोवा, सी में दिया है पुणे, बी में दिया है पोर्ट ब्लेयर और ऑप्शन नंबर डी में भी दिया है पुणे। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, और ये पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है हमारा पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है किस मुगल राजा को पराजय के पश्चात ईरान में पनाह लेनी पड़ी। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा मुगल राजा था जिसको पराजय के पश्चात ईरान में पनाह लेनी पड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाबर, बी में दिया हुमायूं, सी में दिया बहादुर शाह और ऑप्शन नंबर डी में दिया अकबर। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि किस मुगल राजा को पराजय के पश्चात ईरान में पनाह लेनी पड़ी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं। ठीक है, हुमायूं को ईरान में शरण लेनी पड़ी थी, पनाह लेनी पड़ी थी। कब? तो शेरशाह से पराजित होने के बाद। ठीक है, शेरशाह से पराजित होने के बाद हुमायूं को ईरान में पनाह लेनी पड़ी थी। चलिए, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि यह अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है अर्थशास्त्र के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सैमुअलसन, बी में दिया है कुजनेट्स, सी में दिया फ्रिस और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मिर्डाल। तो चलिए सभी बच्चे इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट आंसर है फ्रिस। तो इनका पूरा नाम क्या है? रैगनर फ्रिस। ठीक है, रैगनर फ्रिस, इन्हीं को जो है अर्थशास्त्र के लिए पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1969 में। ठीक है, 1969 में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।